लोगों ने मांग की थी कि हमको सत्ता सौंपी जाए। कांग्रेस पार्टी ने कहा ब्रिटिश सरकार से कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमको सत्ता दी जाए। लेकिन मुसलमान नेताओं ने कहा कि अंग्रेजों ने कई देशों को जब गुलाम बनाया तो वापस जाने लगे, उस परिवार को सौंप गए जिससे राज सत्ता छीनी थी। यहाँ कुछ मुसलमानों ने भी दावे किए, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि हम भारत की संविधान सभा को सत्ता सौंपेंगे और एक संविधान बनाओ। उसी के क्रम में जब राजभाषा की बात चली, प्रस्तावना जो हम लोग पहला पन्ना देखते हैं संविधान का, और एक पंक्ति में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लेकिन उस एक पंक्ति के लिए एक सरकार बहस चली थी और उसका निचोड़ आया एक लाइन में। जब राजभाषा की बात आई तो राजभाषा पर जो बहस हुई है कि संविधान सभा का डिबेट प्रकाशित है पुस्तक में, 272 पृष्ठों में छपा हुआ है और उसका निचोड़ एक लाइन में है। मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये मैं भारत के संविधान में पढ़ता हूँ, एक लाइन है केवल। वो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 253 कहता है, ये संस्कृत संस्करण है संविधान का, संघर्ष से राजभाषा देवनागरी लिपियां हिंदी भवेत। और देवनागरी लिपि इसलिए स्पष्ट लिख दिया गया है संविधान में, क्योंकि तो कई संविधान सभा के सदस्यों ने मांग की थी हिंदी अगर राजभाषा हो तो उसकी लिपि रोमन हो, इसीलिए स्पष्ट कर दिया गया इसमें। जब पहली बात थी राजभाषा की कौन सी भाषा हो, राष्ट्रभाषा भी भारत की सभी भाषाएं, तो पहला प्रस्ताव नजीरुद्दीन अहमद ने रखा। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि भारत की राजभाषा वह भाषा हो जिसका भारत की किसी भी भाषा के साथ विरोध नहीं होता है, और वह एकमात्र भाषा संस्कृत है। और उसका समर्थन मात्र एक दूसरे दलित सदस्य ने किया, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो डॉक्टर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें संस्कृत के पक्ष में तर्क दिए, लेकिन फिर वह पारित नहीं हो पाया और हिंदी को राजभाषा बनाया गया। राजभाषा बनाने की बात कभी थी 1875 में केशव चंद्र सेन ने बंगाल से पहली आवाज उठाई थी कि भारत की भाषा हिंदी हो। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद जब कलकत्ता गए, रामकृष्ण परमहंस से मिले कि उसमें संस्कृत में प्रवचन करते थे। केशव चंद्र सेन ने कहा कि आप हिंदी में प्रवचन कीजिएगा, तब आप देश भर में भेजिएगा। तब उसी से हिंदी में बोलने लगे। और जो प्रारंभिक अवस्था में जो आवाज उठाई हिंदी के लिए महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस। उसका कारण एक बड़ा स्पष्ट था हिंदी के लिए कि भारत जो बार बार गुलाम हुआ, छोटे छोटे गिरोह आए, अफगानिस्तान से, अजरबैजान से बाबर आया और भारत की छाती पर बैठ गया। अफगानिस्तान से आते थे, तुर्की से आते थे, पुर्तगाल से। इसीलिए पराजय के भारतीयों की पराजय का एक बड़ा कारण था भाषाई विषमता। 1857 में भी जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो दुर्गा के जो आदिवासी थे वो पलामू की आदिभाषा को बिल्कुल नहीं समझते थे। एक भाषा की जरूरत थी जिससे कोई एक संपर्क सूत्र में देश को स्थापित किया जा सके, और इसीलिए सबसे ज्यादा सरल भाषा भारत में जो 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं, उसमें सबसे सरल भाषा समझने की है वो हिंदी है। और सबसे कठिन भाषा माना गया है मलयालम को भारतीय भाषा में। सारी दुनिया के स्तर पर अगर आप चर्चा करें तो सबसे कठिन भाषा मानी गई चाइनीज की मंदारिन भाषा को। उसका जो ककाड़ा होता है वो सीखने में पहुंच कर समझता है। 1000 से ज्यादा वर्ण है उसमें। हम लोग को सबसे सरल भाषा हिंदी मानी गई है। आज चीन के 17 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। मुझे याद है अभी 9 अगस्त की बात है, चीन का प्रमुख दैनिक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ एक लेख लिखा। उसमें लिखा, इसी 9 अगस्त की बात है 25 में बैंक में छपा, कि 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा था, और अब वह दिन आ गया है कि भारत ने ब्रिटेन को अपना उपनिवेश बनाता जा रहा है, और ब्रिटेन में भारत की हिंदी भाषा बड़ी तेज गति से फैल रही है। जूनियर जॉर्ज बुश जो इराक में लड़ाई लड़े थे, वे अपने रिटायरमेंट के पहले 500 करोड़ अपने मंत्रिमंडल से अलॉट कर दिया। 500 करोड़ से समझिए कि 40-45 हजार करोड़, 1 खरब रुपए, कि अमेरिका के अधिकारी और पब्लिक हिंदी सीखेंगे। हिंदी की बढ़ती हुई ताकत है कि $500 करोड़, हालांकि उसकी मंशा दूसरी थी। उसके जो उत्पाद भारत में आते हैं, हम लोग यहाँ के क्रिकेटर और हीरो प्रचार करते हैं, उसके बजाय हॉलीवुड की अगर हम नेत्री प्रचार करेंगे हिंदी में तो शायद ज्यादा असर होगी। की मंशा ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन 500 करोड़ अलॉट किया। आज हिंदी की स्थिति यह है भारत में, उसका दोहरा पक्ष आप देखेंगे।
अभी शिक्षकों की पूरी बहाली हो चुकी है। मेरे ही गाँव में एक स्कूल है, कमरे का 2 कमरा है, 17 शिक्षक हैं। मैंने पिछले सप्ताह चीफ सेक्रेटरी को SMS किया कि कैसे पढ़ाई होगा, मैं समझ गया कैसे पढ़ाई होती, मैंने उन्हें से दिया। लेकिन 20 से अधिक चरपहिया गाड़ियाँ अंग्रेजी स्कूलों पढ़ने के लिए मार जाती है, बच्चे को धोकर फैला रही है। भारत में हिंदी भाषा जो है उसमें अंग्रेजी का मिक्सर होता जा रहा है, इसके नाम दिया गया है इंग्लिश। और पाकिस्तान में जो उर्दू के अखबार और पत्रिका है, लोग नाम पाकिस्तान में जो उर्दू में अंग्रेजी उसका नाम है उर्दीस। होता यह है कि जब कोई देश किसी को गुलाम बनाता है तो 4-5 काम करता है। पहला राजसत्ता को नष्ट करता है, दूसरा उसके धर्म को नष्ट करता है, उसकी भाषा को नष्ट करता है, उसकी चिकित्सा प्रणाली को नष्ट करता है और उस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को जोड़ने वाले प्रतिमानों को नष्ट करता है। ये सारे काम भारत में हुए। तो आज जो इंग्लैंड के गुलाम रहे 75 देश, वहाँ का लोग मानते हैं, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब शामिल है, मानते हैं कि सबसे अच्छी भाषा दुनिया की अंग्रेजी है। स्पेन का जो गुलाम रहा पूरा दक्षिण अर्जेंटीना, ब्राजील, वहाँ के लोग मानते हैं कि सबसे अच्छी भाषा दुनिया का स्पेनिश है। जो देश फ्रांस के गुलाम रहे तो ये मानते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। ये बच्चे की गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सके। हमारे पार्लियामेंट में भी कमेटी है, हिंदी समिति, 34 सदस्य थे, 17 सदस्य, 2 टीम बनी, 17 सदस्य की। एक टीम यहाँ से अफगानिस्तान गया, ईरान गया, लंदन होते हुए पूरा जापान घूम के आ गया, और दूसरा टीम सिंगापुर इधर से दुनिया घूम के आ गई। 17 की एंट्री थी। तो मैंने पूछा उन सांसदों से क्या वो एम्बेसी में देखने जाते हैं कि हिंदी का कितना भारत में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं है, लेकिन वो पिकनिक और मौज मस्ती के लिए जाते हैं, घूम फिर करके मार्केटिंग करके चले आते हैं। तो ये महात्मा गांधी को भारत के सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा ईमानदार और सत्यवादी माना जाता है, इनकी संदेह कोई शक नहीं है। लेकिन जिस दिन भारत आजाद हो रहा था, BBC का एक संवाददाता वहाँ पहुंचा, उसने कलकत्ता में थे बाबू हिंदू मुसलमान के दंगा को शांत करने में गांधी जी इंग्लैंड से 3 साल की बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, बहुत सी किताबें लिख चुके थे। जब बापू को कहा गया आज भारत आजाद हो रहा है, बापू आप क्या संदेश देंगे, तो हिंदी में बापू ने कहा उस BBC संवाददाता को कि दुनिया वालों को कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। ये गांधी ने अपने अंग्रेजी ज्ञान के बारे में जो बोला, पिछले 100 वर्ष में भारत में जितने झूठ बोले गए किसी भी आदमी द्वारा सबसे बड़ा झूठ वही था। गांधी जानते थे, हमारे गांधी को ज्ञान था, गीता के 18 अध्याय में 13 अध्याय को कंठस्थ था, जानते थे कि अंग्रेजी के खेल में देश बोलने वाला है। इसीलिए गांधी जी ने कहा हिंदी की बात की उन्होंने हमेशा, जबकि उसकी मातृभाषा गुजराती थी। तो अभी भाषाओं के बारे में सर्वेक्षण हुआ है। भाषा के बारे में 2 तरह की राय। पहली राय उन लोगों की है जो भाषाविद है। पेरिस सम्मेलन में कहा गया, कई दिनों का सम्मेलन हुआ कि 6326 भाषाएं दुनिया में हैं और 21वीं शताब्दी के समाप्त होते होते मात्र 250 से 300 भाषाएं बचेगी, बाकी भाषाएं पशु पक्षियों की प्रजातियों की तरह विलुप्त हो जाएगी। एक ओपिनियन यह है। अभी भारत में एक भाषा अंडमान के एक टापू में थी, 2 भाषा सीनियर हुआ, एक महिला बच गई थी अकेले, 2010 से मरी और भाषा समाप्त हो गई, सारी दुनिया के अखबारों में छपा। अभी 3-4 भाषाएं ऐसी बच गई, मात्र एक व्यक्ति बोलने वाला बचा है, खत्म हो जाएगी भाषा। तो भाषा एक ओपिनियन यह है। दूसरा मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ अमेरिका में, सारी दुनिया के बड़े बड़े पहुंचे कि दुनिया में कितनी भाषाएं हैं। तो उस भाषा में जितने व्याख्यान पढ़े गए, जब तो न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी ने किताब निकाली जो वुमेन एंड द लैंग्वेज डिबेट, वो किताब छपी है। उसमें बताया गया कि प्रत्येक वर्ष दुनिया में करोड़ों भाषाएं पैदा होती हैं, करोड़ों भाषाएं मर जाती है। सुनने में अजीब लगता है कि करोड़ों भाषाएं कैसे पैदा हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि प्रत्येक महिला जो माँ बनती है, वह अपने बच्चे के साथ एक भाषा विकसित करती है और वह बच्चा और माँ ही एक दूसरे की भाषा समझता है। जैसे जैसे बच्चा बोलने लगता है, भाषा समाप्त हो जाती है। इस तरह करोड़ों भाषाएं पैदा होती हैं, बढ़ जाती हैं। अभी हमारे सामने कैची की समस्या है, रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड का नकल नहीं मिल रहा है, क्योंकि अनुवाद करने वाला नहीं है। मुंगेर से 200 रुपया अपने नकल अनुवाद करवा के ला रहे हैं। तो भाषाएं विलुप्त होती जा रही है। हिंदी अभी देखिए जो सर्वेक्षण हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा 1 नंबर में मंदारिन आती है, जिसको चीनी भाषा कहते हैं। 2 में आती है अंग्रेजी और 3 में हिंदी। लेकिन बोली जाने समझी जाने वाली भाषाओं में अगर सर्वेक्षण जितने अंतर्राष्ट्रीय हो रहे हैं, उसमें हिंदी पहले स्थान पर है। उसका कारण यह है कि उर्दू जितने बोलने वालों की भाषा है, शब्द और व्याकरण तो वही है, लोग समझते हैं सारे उर्दू में। मुझे याद है कि जब टेलीविजन चैनल का विकास हो रहा था प्राइवेट, मैं पत्रकार भाषण का सेक्रेटरी 96 में बना दिल्ली चला गया। तो 98 की बात है, ब्रिटिश दूतावास ने एक सेमिनार आयोजित किया था दिन भर का,
हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दशा और दिशा। तो उसने इयान ह्यूज फर्स्ट सेक्रेटरी अंग्रेजी के थे, उन्होंने स्वागत भाषण दिया। तो ब्रिटेन में के लोगों में दूसरा लीग लैंग्वेज हिंदी है। जब कार्यक्रम 6 बजे समाप्त हुआ मैंने उनसे पूछा कि वो हिंदी कैसे है। कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं ब्रिटेन में, और सबका इंटरलीग लैंग्वेज वो हिंदी है। तो हिंदी सारी दुनिया में विकसित हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही देश में वो अंग्रेजियत के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। हमारे जितने महान नेता हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, राम मोहन राय, सबने हिंदी की वकालत की। भारत के एक से साहित्यकार हुए जो दक्षिण भारत की, जिसकी मातृभाषा तमिल है, तेलुगु है, बहुत से बड़े सब में मिला हूँ जीवन में। मराठी भाषी एक से लोग हैं जो हिंदी में हुए, हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। तो संविधान सभा में जो कहा गया था कि हिंदी राजभाषा होगी, आज तक राजभाषा नहीं हुई। उसका कारण क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ। सत्ता संविधान जिस दिन लागू हो रहा था 26 जनवरी 50 को, इसमें सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 60 तक सारे अनुच्छेदों से संबंधित कानून बना लिए जाएंगे। लेकिन वो अनिवार्य शिक्षा वाला कानून ने मनमोहन सिंह ने आके बनाया। हिंदी के बारे में कानून इसलिए नहीं बना कि कश्मीर का एक व्यक्ति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया, जिसका नाम था वो शेख अब्दुल्ला। वह कश्मीरी पंडित से कन्वर्टेड था, उसका पूर्वज। जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती हो गई। जब वो पढ़ने गया कश्मीर का, हाई स्कूल में टीचर बन गया। जब कश्मीर के राजा ने आदेश जारी किया कि सबको हिंदी भी पढ़ाओ कश्मीरी के साथ साथ, उसने एक आंदोलन छेड़ दिया। उसके सपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू गए और उस हिंदी विरोधी आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू जेल गए। इतिहास सत्ताधीशों को लेकर के लिखा जाता है, नेहरू जी के बारे में बताया जाता है कि वो इतनी बार जेल गए, लेकिन कश्मीर में जो जगह हिंदी विरोध के जेल में गए। तो जो प्रधानमंत्री संविधान का 1947 में शराबबंदी की बात है, लेकिन खुशवंत सिंह ने कई बार नेहरू जी फाका प्रस्तुत करने के लिए शराब पी लिया करते थे, सिगरेट पीते थे 555 ग्राम। तो वो कैसे किसी के उसका हिंदी का नहीं हुआ, और नेहरू जी हिंदी बोलते भी नहीं थे। इस तरह से कार्यक्रमों में आम जनता के बीच हिंदी बोलते थे, बाकी सब जगह अंग्रेजी तो बोलवाला था उनका। और मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में, जब मैं आया, मेरा घर मॉडल है, तो मोहल्ले के लोग आते थे FIR खगड़िया टाउन थाना जो है उसमें FIR का नकल पढ़वाने के लिए। उसमें जो विभाग होता था, शायद आपको वही साहब याद हो, कि लाठी से माराते LATHI से ऐसे फंड आप दिखा करते थे खगड़िया थाने के। इधर आकर के जब 67 में सरकार बनी है कर्पूरी जी के, तब ये सब धंधा धंधा बंद हुआ। तो अंग्रेजियत का वर्चस्व है भारत में। सब लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में, तो 50 बार पूरा भारत घूम चुका हूँ पत्रकारिता में, हिंदी विरोध का सबसे बड़ा केंद्र जिसको माना जाता है, जिसको तमिल संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वो मदुरई है। मदुरई की किसी भी दुकान में चले जाए हिंदी में काम चल जाएगा, किसी भी रिक्शा वाले पर चले जाए काम चल जाएगा। तो राजनीतिक विरोध है। मैं पूरा भारत देखता बोलता हूँ, कहीं हिंदी विरोध नहीं है, लेकिन ये राजनीति के कारण विरोध है, दिखावा के लिए राजनीतिक दृष्टि से। और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आप देखेंगे जब कुछ राजनीतिक उभार पैदा हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, तो तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र, बंगाल तक सब ने राज्यसभा में खास करके उन नेताओं को भाषण को भेजा जो अच्छी हिंदी जानते थे। मैं सरला महसूस की बात करता हूँ, CPM की थी बंगाल से राज्यसभा सदस्य, हिंदी भाषी राज्य का राज्यसभा में एक भी कोई सदस्य, कोई इतना सुंदर लक्ष्यदार भाषण देने वाला नहीं था जो सरला महसूस बोलती थी। प्रमोद महाजन मराठी मातृभाषा थी, हमारे खगड़िया के नेता रामविलास पासवान से ज्यादा बहुत लोग थे, लक्ष्यदार हिंदी बोलते थे प्रमोद महाजन। तो तब नंदमुनि तारक रामाराव जो तमिलनाडु वहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सबको कहा हिंदी सीखो। अगर तेलुगु में राजनीति करोगे तो आंध्र प्रदेश तक सीमित रह जाओगे, और हिंदी से करोगे तो पूरे देश प्रवासी मीडिया को जवाब दे सकोगे। इसीलिए आप देखेंगे कि एक से हिंदी भाषी लोग आए। मैं ज़्यादा समय बता देना चाहता हूँ। नागरिक प्रचार की सभा जो वाराणसी की थी 1930 के पहले एक आयोजन किया पूरे देश में लेख प्रतियोगिता की। जब स्वतंत्र होगा भारत की राजभाषा की, पूरे देश से पता नहीं कितने आए होंगे लेख डाक से। सबके बाद एक पहला पुरस्कार 50 रुपया था, मतलब उस समय 20-22 रुपये भरी सोना था, सोचिए उस समय 50 रुपया का पहला पुरस्कार रखा गया। पंजाब के एक युवक जिसका नाम भगत सिंह है, उसको पुरस्कार मिला। ये बात खत्म हो गई। जब वो सैंडर्स को मारा गया, नेशनल असेंबली बमकाल में भगत सिंह पकड़े गए, तब अखबार वालों को पता चला और नागरिक विचार की सभा वालों को पता चला कि जिस लड़के को पहला पुरस्कार मिला था, जिसकी मातृभाषा पंजाबी थी,
लेकिन हिंदी के पक्ष में जो लिखा था भगत सिंह, वो वही भगत सिंह था जिसको उसने पुरस्कार मिला था कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस भी समझते थे राष्ट्रीय एकता को। भारत में जो 1817-1800 राजनीतिक दल है, एकमात्र दल है जो कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस का आधार मानता है, उसके महामंत्री मुझे बुलाते हैं ताकि मैं जाता हूँ। कलकत्ता में भी मीटिंग होती है, हिंदी में सारी कार्रवाई होती है, सब जगह कहते हिंदी राष्ट्रभाषा है। सुभाष चंद्र बोस का कहना था एकमात्र राजनीतिक दल है जिसका एजेंडा हिंदी है, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक वाले। तो हमारे जो महापुरुषों ने जो समझा हिंदी की स्थिति को, और इधर एक और षड्यंत्र चल रहा है। खगड़िया के प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं जरा गाली पर रिसर्च करना चाहता हूँ। दिल्ली में एक संस्कृति मंत्रालय ने एक मीटर से कहा, डायरेक्टर से, पर 200 आदमी संपर्क कर चुके हैं, कुछ मुसलमान लोग सब ऐसे हो गए हैं देश भर में जो साबित करने पर लगे हुए कि हिंदी जो है वो मुसलमानों की बनाई हुई भाषा है। ये सभी चल रहा, उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है सब षड्यंत्र चल रहा हो। अभी हिंदी पर एक कार्यक्रम था पिछले साल, मोदी जी ने भाषण में कहा कि पुतिन से जो हमारी बात होती है तो वो हमसे टूटी फूटी हिंदी में बोलते हैं। मोदी जी रसियन नहीं बोल सकते थे, लेकिन पुतिन, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरलतम भाषा है। अभी नालंदा विश्वविद्यालय में हैंड ओवर किया गया भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को, इतिहास विभाग में एक सरबंद मुखर्जी थे न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनको बुला करके ले आए रिक्वेस्ट करके। अमर सिंह जी एक मधुबनी के दरभंगा के थे, डॉक्टर मुरारी था सिंगापुर स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसको बहुत कलाम साहब ने 1 घंटा फोन पर बात की, समझाया कि तुम ध्यान में चले आओ। तो पहला टीम जो इतिहास विभाग की थी वो आगे पुरातात्विक स्थल पर देखेंगे। प्रोफेसर अश्विनी कुमार है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, उससे संपर्क कहा कि चंद्रशेखर भी मुंगेर खगड़िया के, उससे संपर्क कीजिए। सुनील कुमार सिंह कमिश्नर साहब थे उस समय। मैंने कहा ऐसे ऐसे इतने स्टूडेंट हैं और 2 टीचर हैं, आएंगे तो मुझे, मैंने कहा सर्किट हाउस के कमरा दिन बहुत सुंदर से बनवाए, नया नया बहुत सब सर्किट हाउस में कमरा अलॉट कर दिया। पहले भी मिले कमिश्नर साहब से। मैं ये बताना चाहता हूँ उसमें 2 जापान के स्टूडेंट थे इतिहास में, 2 ब्राजील के थे, हिंदी भाषी राज्य का एक भी नहीं था स्टूडेंट, और दक्षिण भारत के थे। 6 महीने का क्लास हुआ था। कमिश्नर साहब ने कहा कि अगर आप जाएंगे विक्रमशिला देखने और कहीं भागलपुर जाएंगे, लेकिन रात में हमारे सर्किट हाउस में रात में परिचय किया कीजिए, जब जिस समय लोग चाहिए। हम लोग जाते थे सुनील कुमार सिंह के। हम सोचिए कि जापान का लड़का 6 महीने में लगा फटाके से हिंदी बोलने का, ब्राजील का हिंदी बोलने का, हम लोग नहीं बोल सकते। तो हिंदी दुनिया की सबसे सरलतम भाषा है। केवल राजनीतिक कारण से इसका जो कुछ उपेक्षा हो रही है, लेकिन जनता में भारत मार्केटिंग के कारण, फिल्म के कारण और मारवाड़ियों का बहुत विकास हो। बहुत धन्यवाद।